हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डे 8 हमारे जेई 40 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। अब हम मूव करेंगे कि आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीट कैपेसिटी, देन हम मूव करेंगे किरचॉफ इक्वेशन, फिर एंट्रोपी चेंज को समझेंगे, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद हम समझेंगे कार्नोट इंजन, और फिर हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज के सेशन में हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को समझने जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, देन हम मूव करेंगे क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, फिर हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी से शुरू करेंगे। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं, डिफाइन करूं, तो मान लो आपने आयरन का कोई पीस लिया, तो अब उस आयरन का अमाउंट डिफाइंड नहीं है। मैं मान लेता हूं कि वो 3 ग्राम, 2 ग्राम या 1 किलो कुछ भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं वो 1 किलो है। अब आप उस कंपाउंड को हीट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप आयरन को हीट करते हो, आयरन को उस पीस को हीट करते हो, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सुनना ध्यान से, एक टाइम आता है जब आयरन का टेम्परेचर 1 यूनिट से चेंज होता है। मान लो उसका टेम्परेचर आपने हीट करने से पहले मेजर किया, तो वो सपोज करिए 30 डिग्री सेल्सियस था। फिर आपने हीट किया, हीट एनर्जी सप्लाई की, और फिर आपका टेम्परेचर हो गया बहुत कुछ टाइम बाद 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस। चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े या 1 केल्विन से, मतलब 1 यूनिट का चेंज उसमें आना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है उसकी जो वैल्यू होती है वो सेल्सियस और केल्विन में इक्वल ही रहती है। क्योंकि अगर वो 30 से 31 हुआ, या 272 से 273, या 200 कितने से 303 से 304 हुआ, तो उसका मतलब वही है कि 1 यूनिट से वो चेंज हुआ। तो 1 यूनिट टेम्परेचर को चेंज करने के लिए आपने कितनी अमाउंट ऑफ हीट दी है, उस चीज को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब हुआ क्या, एक जो ऐसे समझो, मान लो आप खड़े हुए हो और कोई आपको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो उसने कितना फोर्स लगाया आपको एक कदम आगे मूव कराने के लिए। मतलब होता है ना कि किसी को तो थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, किसी को ज्यादा पुश करना पड़ता है। तो कितना पुश किया, मतलब आपकी कुछ कैपेसिटी है। हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर को रेज करने के लिए। अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर को रेज करने के लिए, तो डेफिनेटली हमें कितनी हीट वो हैंडल कर सकता है। वो हीट ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, बट कितनी हीट के बाद वो टेम्परेचर 1 यूनिट से राइज हुआ, उसे हम उसकी हीट कैपेसिटी के रूप में डिफाइन कर देते हैं। आई होप आप हीट कैपेसिटी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। इसका फॉर्मूला आ जाता है। मैं कह रहा हूं कि आप हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ टेम्परेचर, जब हमने उसको 100 जूल हीट दी, ऐसे समझो। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने में कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने में हमें देनी पड़ेगी 100 जूल डिवाइडेड बाय 10 डिग्री। यही तो बात हुई, 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर से अगर हम Q गिवन हीट को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास उस मटेरियल की, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी आ जाती है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा T। इस फॉर्मूले से आप इसको समझ सकते हो। अब हीट कैपेसिटी कुछ और तरीके से समझते हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं। कोई 1 मोल सब्सटेंस ले लिया, किसी सिंगल सब्सटेंस ले लो, या फिर आप सॉल्यूशन ले लो। 1 मोल वेट कर लिया। हीट कैपेसिटी 1 मोल के टाइम पर अगर हम उसे हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 यूनिट से चेंज कर रहे हैं, तो उस हीट कैपेसिटी को हम बोल देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। आई होप आप ये समझ गए होंगे, जिसको हम सी एम से डिनोट करेंगे। सी एम का मतलब कैपिटल सी और स्मॉल एम, एम का मतलब होता है मोलर। तो अगर हम 1 ग्राम सब्सटेंस लेते हैं और उस केस में जितनी हीट चाहिए टेम्परेचर को 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, तो उस केस में आप हीट को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ना कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी एस से, कैपिटल सी और स्मॉल एस। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। अगर मैं 1 ग्राम सब्सटेंस ले रहा हूं, तो सुनना ध्यान से, हीट का अमाउंट कितना होगा, हीट का अमाउंट होगा, देखो C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T होता है, ये फॉर्मूला समझिए। तो Q क्या हो जाएगा, C इंटू डेल्टा T। C यहाँ पर क्या है, CS, तो CS इंटू डेल्टा T। अब M से मल्टीप्लाई करना पड़ा। M जो 1 ग्राम, यहाँ पर हम M क्या है, मास, हम 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो M अगर 1 ग्राम है तो C इंटू डेल्टा T हो गया। बट मैं कह रहा हूँ वहां ज्यादा मास भी तो हो सकता है,
10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, तो वो जो मास है उससे भी तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। मतलब 1 ग्राम के लिए हमें इतनी हीट रिक्वायरमेंट है, तो 10 ग्राम के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमने पहले ही फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दिया m से। ये किलोग्राम में भी हो सकता है मास गिवन, उसको आप ग्राम्स में कर लोगे। तो आप ध्यान रखना कि आपको यूनिट्स क्या दी हुई है। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू CS इंटू एम इंटू डेल्टा टी। अब हम आते हैं m क्या है, m मास ऑफ सब्सटेंस है, CS स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। अब बात आती है कि वॉल्यूम और प्रेशर के बेसिस पर दो टाइप की हीट कैपेसिटीज हो सकती हैं, जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं और एक बार हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, जो होंगी सीबी और सीपी। तो सबसे पहले हम समझते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आप किसी सब्सटेंस की हीट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और आप हीट सप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पर, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जितनी हीट चाहिए होगी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर, उसको हम सीपी बोल देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। अगर यही काम मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दूं तो उसको हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी बोल देंगे। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो सी का सिंपल फॉर्मूला होता है क्यू बाय डेल्टा टी, सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको सीपी बोल देंगे। और क्यू अपॉन डेल्टा टी को हम क्या बोल सकते हैं, सीपी को हम बोल सकते हैं। जब टोटल हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर देखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो इसको हम बोल सकते हैं डीएच बाय डीटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पर सप्लाई होती है, तो हम इसको एंथैल्पी कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हीट को क्यू को डीएच से और डेल्टा टी डीटी बन जाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएच बाय डीटी, इसीलिए हम डीएच को सीपी डीटी भी बोल देते हैं। अगर मैं सिमिलरली हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखूं, तो अगर किसी सब्सटेंस को हम टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना चाह रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, व्हेन द गैसियस सिस्टम इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम उस टाइम पर उसकी हीट कैपेसिटी को बोलेंगे सीवी। सीवी सीवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीवी क्या हो जाएगा, डी यू बाय डी टी। और एक नया फॉर्मूला यहाँ से जो निकला है वो है डी यू बाय डी टी, मतलब क्यू को हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम बात कर देते हैं डी यू की टर्म में। तो क्यू हो जाएगा डी यू और डेल्टा टी डी टी, तो सीवी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी यू। अब हमारी बात आती है रिलेशनशिप सीपी और सीवी के बीच में। अगर मैं सीपी जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और सीवी जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, सीपी जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है और सीवी जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, उनका डिफरेंस देखूं तो वो इज इक्वल टू आर होगा। आर की वैल्यू हो सकती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आर की वैल्यू हो सकती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, आर की वैल्यू हो सकती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगर मैं बात कर रहा हूँ सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है, इसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोल देते हैं। यहां से हम सीपी और सीवी अगर इनमें से कोई एक चीज गिवन है तो हम वो दूसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं एक बात बता रहा हूँ। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू क्या हो रहेगी, अगर आप देखेंगे उसकी वैल्यू रहेगी सीवी इज इक्वल टू 3/2 आर। सीवी इज इक्वल टू 3/2 आर अगर हमें पता लग गया तो हम सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर की हेल्प से, इस रिलेशनशिप की हेल्प से मोनो एटॉमिक गैस के लिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी क्या होगा। अगर आप देखें सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है, तो सीवी पता है, सीपी क्या हो जाएगा, सीवी प्लस आर, मतलब कि 3/2 आर प्लस आर, जो कि हो जाएगा 5/2 आर। पॉइजन रेशियो क्या कहता है, पॉइजन रेशियो होता है गामा, जिसको गामा से डिनोट करते हैं, जो होता है इन हीट कैपेसिटीज का रेशियो, मतलब सीपी बाय सीवी। अगर आप पॉइजन रेशियो निकालें मोनो एटॉमिक गैस के लिए तो वो आता है 1.66। नेक्स्ट, गामा की वैल्यू 1.66 रहेगी जो मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, एटसेट्रा। अगर आप गामा निकालें डाई एटॉमिक गैस के लिए उसी तरीके से सीपी और सीवी का हेल्प से, तो यहाँ पर 1.40 वैल्यू आएगी। और जैसे H2, O2, CO, N2 ये हमारी डाई एटॉमिक गैस है। इसके अलावा अगर आप गामा कैलकुलेट करें ट्राई एटॉमिक के लिए
तो वो 1.33 रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे एटम्स, मतलब मोनोएटॉमिक टू डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक टू ट्राइएटॉमिक, मतलब गैसियस जो हमारे ये सब्सटेंस है जैसे H2O2 जो भी गैसेस हैं, जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं पर मॉलिक्यूल, वैसे वैसे हमारी CV की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। CV अगर इंक्रीज होगा तो गामा की वैल्यू कम होगी, क्योंकि गामा इनवर्सली रिलेटेड है CV से। CV इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए जैसे H2O हो गया, O3 हो गया, CO2 हो गया, इनके लिए गामा की वैल्यू 1.33 होती है। अब हम देखते हैं वर्क डन। वर्क डन अगर मैं समझू रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, ध्यान से सुनना, तो उसको हम CV डेल्टा टी बोल देते हैं। वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सप्रेशन, ये इसको हम क्या बोलेंगे? CV डेल्टा टी। एडियाबेटिक आप सभी जानते हैं, जिसमें क्या होगा? Q की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि नो हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। इसलिए आप सभी जानते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q अगर 0 हो गया तो W इज इक्वल टू डेल्टा U हो गया, और डेल्टा U क्या है? CV डेल्टा T, और डेल्टा T क्या है? T2 माइनस T1, मतलब CV ब्रैकेट में T2 माइनस T1। मोलर हीट कैपेसिटी किसी भी प्रोसेस के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? CV इज इक्वल टू गामा का यूज करके। ये रिलेशनशिप्स हैं जो सभी ड्राइव की जाती हैं। तो CV इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1, क्योंकि आप एक रिलेशन जाते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और आप एक और रिलेशन जाते हैं पॉइजन रेशियो CP बाय CV इज इक्वल टू व्हाट? CP बाय CV इज इक्वल टू बताओ क्या होता है? गामा। तो अगर आप ये है तो आप CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इसको पूरे को CV से डिवाइड करके वहां पर गामा को इंसर्ट करके और फिर इस रिलेशन को ड्राइव कर सकते हो। बट मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मैं हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्विकली सारे फॉर्मुलेज को और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो CV क्या हो गया? R अपॉन गामा माइनस 1। अब बात आती है एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। हम जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, बॉयल्स लॉ जो होता है आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए किसी भी प्रोसेस में वैलिड है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में ये काम नहीं करता है। यहां हमें क्या करना है? P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये लेना होता है, जिसको आप बोल सकते हो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरीके से आपको फॉर्मुलेज यूज करने होते हैं। अब आता है नेक्स्ट, किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन क्या है और किरचॉफ इक्वेशन क्या कहती है? जब किसी रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी के चेंज का पार्शियल डेरिवेटिव टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लिया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो बराबर होता है हीट कैपेसिटी के चेंज के। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम ले रहे हैं तो आप सुनना ध्यान से, अगर आप एंथैल्पी की बात कर रहे हो तो आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करोगे, और अगर आपको हीट कैपेसिटी मिलेगी कांस्टेंट प्रेशर पर तो वो CP से डिनोट की जाएगी। और अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो तो आप वॉल्यूम की बात करोगे, और जहां पर आपको हीट कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब CV। अब क्योंकि हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, हम उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपना फाइनल इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये हमारी होती है किरचॉफ इक्वेशन, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें और इंटीग्रेट करते हो तो आपको स्टेटमेंट रखने पर जो मिलेगी, तो आपकी ये चीज मिलेगी क्या? डेल्टा CP इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, और डेल्टा CV इज इक्वल टू डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये आपकी क्या है? एक तरह से चेंज इन हीट कैपेसिटी, जो किस पे? एट कांस्टेंट प्रेशर, जो एंथैल्पी के अकॉर्डिंग है, और चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो इंटरनल एनर्जी के अकॉर्डिंग है। अब आपकी बात आती है क्यों है ये ऐसा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमने C का फॉर्मूला पढ़ा Q बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी तो इसलिए, और Q हीट एनर्जी है, और क्योंकि हम CP को ही डेल्टा के फॉर्म में लिख रहे हैं तो Q भी इस फॉर्म में आएगा। CP को हम डेल्टा H लिख सकते हैं और CV को हम डेल्टा U लिख सकते हैं। डेल्टा CP क्या होगा? सिग्मा CP ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा CP ऑफ रिएक्टेंट। फिर सुन लो, CP को हम लिख सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, यानी सभी प्रोडक्ट्स के समेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। इसी तरीके से रिएक्टेंट, और इनका क्या कर दो? डिफरेंस ले लो, तो डेल्टा CP आ जाएगा। उसी तरीके से आप डेल्टा CV निकाल सकते हो, सिग्मा CV प्रोडक्ट्स की माइनस सिग्मा CV रिएक्टेंट्स की, और जब इनका डिफरेंस देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बात आती है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का क्या मतलब है? क्या है एंट्रोपी? एंट्रोपी कुछ नहीं है, जब आप एक प्लेग्राउंड में बच्चे खड़े हुए हैं, वो एकदम लाइंस में लगे हुए हैं,
फिर क्या हुआ, लाइंस में एकदम से खड़े हुए, प्रेयर चल रही है, प्रेयर खत्म हुई, बेल हुई और उनको सबको क्लासरूम में जाना, तो एकदम से वहां भगदड़ सी हो गई। मतलब अगर मान लो उस दिन पीटीआई टीचर नहीं आए और कोई टीचर और नहीं संभाल रहे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स को इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। सेम लंच के टाइम पे होता है, सेम जो छुट्टी होती है उस टाइम पे होता है। तो एंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी ज्यादा रैंडमनेस, जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस, उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो इसको ऐसे सोचो, जैसा कि मैंने बताया, एक गैस की वॉल्यूम आप ले रहे हो जिसमें मान लो कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आप उन मॉलिक्यूल्स का एक बंच ले रहे हो आपके हाथ की मदद से। आप ऐसे समझो, तो मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि आप अपने हाथ से सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ रहे हो और क्योंकि अब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं तो उनमें कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब वो थोड़ा ऑर्डर्ड है। अब अगर आप उन मॉलिक्यूल्स को एक बड़े कंटेनर में डाल दोगे तो वो इधर उधर भागेंगे। अगर वो भागेंगे क्योंकि गैसेज है तो गैस जल्दी से एक्सपेंड हो जाएंगे, तो वो पूरा वॉल्यूम में जल्दी से फैल जाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल एड के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी आउटसाइड हेल्प के। तो इससे क्या होगा, वो खुद से फैल गए, वो खुद से फैल गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपके एंट्रोपी, अगर उस गैस के मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो ये चीज पहले सोची गई थी कि अगर कोई सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो रहा है तो सिस्टम उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां ज्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस हो, और इसी के लिए उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया जिसका नाम है एंट्रोपी। अब इस चीज में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि आपको सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी नहीं बल्कि सराउंडिंग की एंट्रोपी भी मेजर करनी पड़ती है। टोटल एंट्रोपी चेंज देखने के लिए आपको सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी देखनी है और वो भी आनी चाहिए पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं बात करूं आगे फॉर्मूले के टर्म में, तो आप कह सकते हो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। ये बातें आपकी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन, तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं डेल्टा एस की, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल करके। यूनिट जो एंट्रोपी की रहेगी वो रहेगी जूल पर केल्विन। उसके अलावा रिवर्सिबल चेंज अगर मैं कोई लेता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मान लो मैं क्या लेता हूं, रिवर्सिबल चेंज है बट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और डेल्टा एस मैंने क्या बताया, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो ये बात ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपको पता है कि उस प्रोसेस में हीट रिवर्सिबली सप्लाई हुई थी, तभी आप एंट्रोपी चेंज इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। अब बात आती है क्यू रिवर्सिबल। क्यू रिवर्सिबल क्या है, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। ये हमारा क्या है, क्यू रिवर्सिबल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एंट्रोपी चेंज में। अगर हमारा डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो रहा, डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, और अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो हीट इवॉल्व हुई है। ये ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर चेंज कंसिडर कर रहे हैं। अब बात आती है स्पॉन्टेनियस आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। अगर हम स्पॉन्टेनियस आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो वहां पर जो फॉर्मूला आता है वो आता है डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन, या फिर आप कह सकते हो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। यहां पर आप जानते हो कि जो वी वन है वो वॉल्यूम इनिशियल वाली, वी टू फाइनल वाली, आर गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स और एल एन लॉग होता है नेचुरल लॉग। और जो लॉग होता है ये इसका बेस क्या होता है, 10 होता है, और एल एन का बेस क्या होता है, ई होता है। अगला टॉपिक हम समझते हैं फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या होता है, ये बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने को कहते हैं फेज ट्रांजिशन। मतलब कि वन स्टेट टू अनदर, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड एटसेट्रा। तो एंट्रोपी चेंज होगी उस फेज ट्रांजिशन के टाइम पे, उसको कैसे समझेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूले होंगे। अगर मान लो मेल्टिंग हो रही है, तो आप सभी जानते हैं मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड से लिक्विड जाना, मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ रही है। तो डेल्टा एस मेल्टिंग क्या होगा, डेल्टा एच फ्यूजन, फ्यूजन बोलते हैं उस प्रोसेस को, डिवाइडेड बाय टीएम, टीएम मेल्टिंग पॉइंट, टीएम को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अगला होगा डेल्टा एस वेपराइजेशन, जो कि होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टीबी। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का। अगर मैं बात करूं डेल्टा एस सब्लिमेशन का, अगर आप अपने सॉलिड को, जो भी सॉलिड आपके पास है उसको सीधा गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड्स डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कह देते हैं। और उस टाइम पे जो हीट सप्लाई होती है वो डेल्टा एच हो गया।
तो डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय सब्लिमेशन टेम्परेचर, टी सब्लिमेशन। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इनके बेसिस पर, स्पॉन्टेनिटी के बेसिस पर आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी आपको मैंने बताया कि अगर आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है, अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो हम क्या कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ये मेनली इस बात पर बेस्ड है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो किस एक्सटेंट तक वो स्पॉन्टेनियस है। ये हमें ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने में। क्या बताता है कि दिए गए प्रोसेस में मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन हीट का वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। देखो, तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, है ना, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या नॉन आइडियल कंडीशंस की वजह से जितनी हीट तुमने अप्लाई की है, हो सकता है उतना वर्क ना मिले, मतलब एफिशिएंसी कम हो जाए। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपने जितनी हीट सप्लाई करी उतना वर्क ना मिले। मान लो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी 10 यूनिट और पंखा चला 8 यूनिट की हेल्प से, 2 यूनिट वेस्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी में। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है और मैक्सिमम की तरफ बढ़ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सेकंड लॉ स्टेट करता है कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और मैक्सिमम तक जाती है। अगर मैं एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, ds ग्रेटर देन dq बाय t होगा। ds इज इक्वल टू ग्रेटर देन dq बाय t। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मतलब आप ऐसे समझो कि एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी ज्यादा है, तो हर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप ds भी वहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंट्रोपी ज्यादा होती जा रही है तो ds भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि यूनिवर्स की एंट्रोपी भी बढ़ रही है, क्योंकि सारे प्रोसेसेस इरिवर्सिबल है। जो ऑल नेचुरल प्रोसेसेस हैं उन्हें हम इरिवर्सिबल कहेंगे, मतलब आपका डेल्टा एस हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल है। अब आता है, आप ये भी कह सकते हो, अगर आप इक्विलिब्रियम केस कंसीडर करो तो उस केस में आपका ds, जो ds है वो इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू dq बाय t के। नेक्स्ट पॉइंट पर हम करते हैं, ये सब कुछ आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए है। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ds ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, dq बाय t, इसको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, ये कार्नोट ने 1824 में बनाया था और ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी जिसमें उसने एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो कार्नोट इंजन में हम क्या करते हैं, हम एक सोर्स और एक सिंक लेते हैं, फिर क्या होता है, हीट सोर्स से सिंक की तरफ जाती है, कुछ वर्क होता है और जो बची हुई हीट है वो होती है वो वापस सोर्स को दे दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब हम ये प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में करते हैं और समझते हैं। उन्होंने एक थ्योरेटिकल हीट इंजन प्रपोज किया देखने के लिए कि एफिशिएंसी टेम्परेचर पर बेस्ड थी जिनके बीच वो ऑपरेट होता है। क्लियर। उसके बाद ये 4 डिफरेंट के ऑपरेशंस वहां पर बने, 4 डिफरेंट की प्रोसेसेस बनी। पहली प्रोसेस होती है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। उसके बाद आता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फिर आता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन और फिर आता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब आप वापस उसी स्टेट पर आ जाते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मैंने प्रेशर वॉल्यूम के हेल्प से यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। प्रेशर को लिया गया है वाई एक्सिस पर और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए पॉइंट पर है P1 V1 कंडीशन, एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मली, तो P1 P2 में चेंज हो गया और V1 V2 में। फिर क्या होगा, यहाँ पर तो हुआ वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर भी चेंज हुआ। अब बात हुई, अगर मैं कहूं बी से सी पे आने पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के टाइम पर भी प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। फिर हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, P3 V3 से हम P4 V4 गए और फिर हुआ एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो P4 V4 से हम P1 V1 गए। एडियाबैटिक में कोई हीट फ्लो नहीं करता और आइसोथर्मल में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ पे आप 4 मल्टीपल स्टेप्स देख सकते हैं। पहले आप एक्सपेंड कर रहे हो आइसोथर्मली, फिर एडियाबैटिकली एक्सपेंशन हो रहा है, फिर आप कंप्रेस कर रहे हो वो भी पहले आइसोथर्मली और फिर एडियाबैटिकली, और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आप वापस उसी स्टेट पे आ जाते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कार्नोट इंजन को समझने के लिए। अब आती है एफिशिएंसी। जब हम इन चारों प्रोसेसेस को देखें तो नेट वर्क डन एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल हुई वो 4 प्रोसेस होने के बाद,
नेट वर्क डन एक साइकिल में कितना हुआ वो आप देख सकते हो। W इज इक्वल टू RT2 ln V2/V1 प्लस RT1 ln V4/V3। उसके बाद हम बात करते हैं पूरे साइकिल में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई टोटल, नेट हीट एब्जॉर्ब। वो अगर आप कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 ln V2/V1। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी किसी हीट इंजन की डिनोट की जाती है ईटा से कार्नोट साइकिल के अंदर। तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा W/Q2। यहाँ जो Q2 है वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमने सप्लाई की है वो है, और W क्या है, W है वो अमाउंट ऑफ वर्क जो सिस्टम ने किया है। तो यहाँ दो चीजें हैं, जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आप हीट Q2 सप्लाई कर रहे हो, और जब कंप्रेशन हो रहा है तो आपको हीट वापस मिलती है, लेकिन ये चीज मेंशन नहीं की गई है क्योंकि वो हीट सोर्स से रिजेक्ट हो जाती है। तो W है ओवरऑल वर्क डन और Q2 है अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई की गई है। ये दिया गया है यहाँ पर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1/T2। ध्यान से समझना, जो T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T2 दिया हुआ है, यहाँ T2 बड़ा है T1 से क्योंकि T2 सोर्स के लिए है और T1 सिंक के लिए। तो आपको मिलेगा 1 माइनस T1/T2। इस तरह से आप याद रख सकते हो T2 हमेशा T1 से बड़ा होगा, इसलिए एफिशिएंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि T2 हमेशा T1 से बड़ा है। अगर T2 T1 से बड़ा है तो क्या होगा, अगर T2 T1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी क्योंकि T2 बड़ा है। 1 से कम आएगी तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव रहती है। जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। जीरो हो सकती है, जीरो भी नहीं हो सकती। अब बात आती है नेक्स्ट, जो रिलेशन मैंने अभी आपको बताए ये स्टेटेड करे गए किस फॉर्म में, कार्नोट थ्योरम की फॉर्म में, कार्नोट के द्वारा। और यहां से हमारे पास एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। और ये क्या कहती है कि जो परफेक्ट इंजन है जो रिवर्सिबली काम करता है सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच, उसकी एफिशिएंसी सेम होती है चाहे वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो। सब्सटेंस है कुछ भी हो, अगर वो एक परफेक्ट इंजन है और रिवर्सिबली वर्क कर रहा है सेम टेम्परेचर पे, तो उसकी एफिशिएंसी वो हर सब्सटेंस के लिए सेम देगा। अब आ जाता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो के पास चली जाती है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन। अगर आप एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लेते हो और उसका टेम्परेचर जीरो यानी एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाते हो तो थ्योरेटिकली उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। लेकिन ये जीरो केल्विन टेम्परेचर प्रैक्टिकली अटेन करना पॉसिबल नहीं है, मतलब जीरो केल्विन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और जब ये अटेनेबल है तो बोला जाता है कि उस टेम्परेचर पर आपके सिस्टम की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी क्योंकि सिस्टम के पास कोई एनर्जी नहीं होगी। जीरो केल्विन पर एनर्जी भी जीरो हो जाती है, और क्योंकि एनर्जी नहीं है तो मॉलिक्यूल्स मूव या वाइब्रेट नहीं करेंगे। इसका रिजल्ट ये होता है कि मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी सबसे कम हो जाती है, वाइब्रेशंस कम होगी, रेंडमनेस खत्म होगी, ऑर्डरनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस खत्म होगी, ऐसा आप कह सकते हो। ये जो लॉ प्रपोज किया गया था ये किया था जर्मन केमिस्ट वाल्थर नर्स्ट ने। अब बात आती है नेक्स्ट, ये क्या फॉर्म करता है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर जीरो की तरफ बढ़ता है, अगर आप टेम्परेचर को जीरो की लिमिट तक, जीरो तक ले जाते हो तो आप एंट्रोपी भी जीरो हो जाती है। तो उसका सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाती है, जीरो। एंट्रोपी अगर आप मेजर करेंगे एट अदर टेम्परेचर पर तो मेजर की जा सकती है, बट जीरो पर जीरो हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो के पास चली जाती है जैसे ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अप्रोच होता है। तो लिमिट एस इज इक्वल टू जीरो, लिमिट रखते हैं टी टेंड्स टू जीरो, मतलब उस टाइम पे एस क्या हो जाएगा, जीरो। अब आती है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी को समझूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये वही है, ये मैक्सिमम हीट का अमाउंट है और ये मैक्सिमम एनर्जी है जो सिस्टम के पास अवेलेबल है किसी प्रोसेस के दौरान, जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिकली यही है कि ये वो मैक्सिमम एनर्जी का अमाउंट है जो सिस्टम के पास अभी अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में, जब हमारा प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें रिएक्टेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उनका स्टैंडर्ड स्टेट का फ्री एनर्जी को ही स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कहते हैं। तो जब भी हम कन्वर्जन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर कर रहे हैं
तो उस केस में जो फ्री एनर्जी का चेंज होगा उसको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बोला जाएगा। इसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा जी नॉट से। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 298 केल्विन। स्टैंडर्ड जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस कंडीशन में जो फ्री एनर्जी आएगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, डिनोटेड बाय डेल्टा जी नॉट। नॉट यहाँ पर स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है तो सिस्टम की गिब्स एनर्जी में जो बदलाव टेम्परेचर के फंक्शन के रूप में होता है उसको हम कह देते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। उस बदलाव को जो हम देखते हैं एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच है, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एच डेल्टा जी को हम क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूजफुल वर्क डन, जिसको हम गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। कुछ केसेस होते हैं जब हम डेल्टा जी को हम कंसीडर करते हैं, जैसे डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी को कैसे रिलेट करेंगे। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी पॉजिटिव होने पर। अगर मैं डेल्टा जी नेगेटिव की बात कर रहा हूँ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब डेल्टा जी लेस देन 0। और अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो इसका मतलब रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है, डेल्टा जी जब क्या है 0 है। अब बात आती है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अगर हम स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं तो गिब्स एनर्जी क्राइटेरिया बहुत बेटर है एंट्रोपी से। गिब्स एनर्जी का जो क्राइटेरिया वो एंट्रोपी क्राइटेरिया से बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि गिब्स एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लिए रेफर करता है, जबकि जो आपका एंट्रोपी है वो दोनों सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के लिए रेफर करता है। देखो एंट्रोपी भी स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट कर सकता है। जब वो पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, और अगर पॉजिटिव नहीं होता तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जब नेगेटिव होता है। तो फिर गिब्स फ्री एनर्जी ने ऐसा क्या किया, मैजिक, एक मैजिक सा किया। मैजिक ये है कि गिब्स एनर्जी में आपको सराउंडिंग्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अगर आपको सिर्फ सिस्टम की गिब्स एनर्जी चेंज कैलकुलेट करनी पड़े तो आपके लिए ईजी हो गया काम, आपके लिए क्या हो गया ईजी, और आप क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और इजीली कैलकुलेट करके आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस या नहीं होगी। अब बात आती है अगर हम कुछ कंडीशन देखें जिनमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी क्या करती है, बहुत सेवरल कंडीशंस में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव वैल्यू की डेल्टा जी की, जो कुछ सेवरल कंडीशंस में एग्जिस्ट करती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल को किस चीज को डिसाइड करने में, स्पॉन्टेनिटी, किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने में। इस टेबुलर फॉर्म से आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बेस को यूज करते हुए हम इस टेबल को समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में ये वैल्यूज रखने पर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, और प्रोसेस हो जाएगी स्पॉन्टेनियस ऑल टेम्परेचर पर। अगर ये दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा बट लो टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर पर जाते ही आपका टी डेल्टा एस वाला जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस लो टेम्परेचर पर बट नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा लो टेम्परेचर पर और नेगेटिव होगा हाई टेम्परेचर पर। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी एट हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि आप देख सकते हैं डेल्टा जी होता है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैंने कहा दोनों ही पॉजिटिव है और हाई टेम्परेचर है तो टी डेल्टा एस वाली वैल्यू जो नेगेटिव है वो ज्यादा हो जाएगी और डेल्टा जी क्या आ जाएगा नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर रहेगी तो वो हाई टेम्परेचर पर रहेगी। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा सभी टेम्परेचर पर, चाहे वो टेम्परेचर कुछ भी हो, और सभी टेम्परेचर पर अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। अगर मैं एक रिलेशन देखूं गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम जी से डिनोट करते हैं और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से, रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हुए, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन आ जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूले ड्राइव नहीं किए जा सकते, बिल्कुल ड्राइव किए जा सकते हैं, बट हमने इनको ड्राइव नहीं करना है, हमें इनको सिर्फ फॉर्मूलेज को अभी याद रखना है, ठीक है। तो 2.303 RT log Q, जो Q है यहाँ पर वो है रिएक्शन कोशेंट। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम का एक ही कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करते हो और दोनों को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के पावर पर
लगा देते हो, है ना? तो ये जो वैल्यू आती है वो इक्विलिब्रियम पर अगर नहीं होती है, बल्कि किसी भी कंडीशन पर होती है, किसी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस वहाँ पर यूज़ नहीं किए गए हैं। अगर प्रेशर की टर्म में बात करें तो इक्विलिब्रियम प्रेशर यूज़ नहीं किया गया है, तो उस वाले हम रेशियो को बोल देते हैं एक तरह से क्यू, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोएफिशिएंट। बट अगर वो कंडीशंस इक्विलिब्रियम वाली हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम की हो जाती है, तो फिर हम उसे बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम होता क्या है, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जीरो, स्टैंडर्ड वाली नहीं, नॉर्मल वाली। अगर ऐसा हुआ, डेल्टा जी क्या हो गया, जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। अब मैंने इक्विलिब्रियम बोल दिया तो क्यू को के बना दिया, के यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास।